Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we are going to start this new chapter from your NCERT book class 10th biology subject, chapter number 15th, our environment. So we are going to talk about what is our environment, what do you mean by environment and ecosystem और कुछ अलग फंडे जो इस चैप्टर में हैं आपके NCERT बुक में. We'll discuss all those topics. तो ठीक से समझ कर चलते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है सिलेबस. अगर आप लीनियंट रहते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ऑब्वियस है ये. तो स्टार्ट करते हैं हम. इन्वायरमेंट क्या है बेटा? सबसे पहले अवर इन्वायरमेंट. हाँ भाई, हमारा इन्वायरमेंट है, पर क्या है? व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? हाँ, ये सुना है ना कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, वहाँ नहीं जाने का ना. घर वाले बोलते हैं उस स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उस कोचिंग का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ मत जाना. तो व्हाट इज़ दैट इन्वायरमेंट? तो आप उसके क्या बोलते हैं, उस चीज़ को दिमाग में रखकर यू कैन जस्ट डिस्क्राइब दिस इन्वायरमेंट एज दी all those things and set of conditions कौन सी set of conditions बच्चों? which influences the life of an organism. ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस किसके द्वारा? कोई भी चीज़ों के, कोई भी कंडीशंस. अगर किसी पर्सन के, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इंसानों के अलग हटकर भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर आपके इन्फ्लुएंस डालता है, दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट. अब वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? आपकी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं बेटा? आपकी सस्टेनेबिलिटी पे, आपकी जो आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, क्यों हैं? बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, है ना. ऐसे तो नहीं जिए जा रहे हो, वरना तो जीते ही चले जाते, है ना. तो आपकी सस्टेनेबिलिटी पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, एंड में लिखते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. ये क्या होता है बेटा? आपका एनवायरनमेंट. ठीक है, समझ में आया एनवायरनमेंट क्या है? वो सारी चीज़ें, वो सारी कंडीशंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर इन्फ्लुएंस डालती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? वो आपका एनवायरनमेंट होता है. अब एनवायरनमेंट समझ में आ गया. एनवायरनमेंट भी कुछ चीज़ों से मिलके बना होगा, है ना. अब हम ऐसे एक जनरली पढ़ने से बेहतर है हम उनको यूनिट्स में बांट दें. समझ रहे हो? तो हमने इस एनवायरनमेंट को अपने क्या करा, हैबिटाट के अकॉर्डिंग आपके इनको डिवाइड कर दिया. किसमें? यूनिट्स में. अब इसकी यूनिट क्या है? आपके जो आपका हाँ ठीक है, क्या लेंगे बेटा हम? इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? इन्वायरमेंट समझ में आ गया, इसी के अंडर इकोसिस्टम आ रहा है. इकोसिस्टम क्या है बेटा? ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसको दूसरे कलर से लिखें, जितने भी आपके बायोस्फेयर में, बायोस्फेयर क्या होता है? वो पोर्शन या वो पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, उसको आप बायोस्फेयर कहते हैं. अब उस बायोस्फेयर में जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल दी इंटरैक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स in an area together with, किसके साथ में? अकेले कोई ना आप रह रहे हैं, आपकी लाइफ पे बहुत और चीज़ें भी इफेक्ट डाल रही हैं. वो क्या है? टुगेदर विद नॉन लिविंग constituents of an environment या in an environment
फॉर्म्स इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर एरिया में जो कुछ ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, दे आर इंटरैक्टिंग अलॉन्ग विद व्हाट, सम अदर कंडीशंस विच आर नॉन लिविंग, सम अदर थिंग्स जो कि नॉन लिविंग हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट, वाटर, सॉइल, मिनरल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये भी इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एरिया के सब कुछ मिलाकर आप वहाँ का इकोसिस्टम बोल देते हैं। तो यू कैन कॉल दिस इकोसिस्टम एज द यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। कैसे यूनिट बोल सकते हैं आप इसको? इकोसिस्टम को मैं बोल सकती हूँ कि बायोस्फीयर क्या है, पूरी अर्थ, जहाँ जहाँ पर आपकी लिविंग सिस्टम, लिविंग आपका वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसकी ये क्या हो जाएगी बेटा, आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। So we can call ecosystem the structural and functional unit of biosphere। क्या होता है इकोसिस्टम? यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, जो कंडीशंस हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपकी सस्टेनेबिलिटी पे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कैसे जी रहा है, उसकी लाइफ पर जो इन्फ्लुएंस करता है वो इन्वायरमेंट है आपका। इकोसिस्टम बोलता है, इकोसिस्टम क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में रह रही हैं, आपस में एक दूसरे से जो भी इफेक्ट डाल रही हैं, उस सबको मिलाकर आप इकोसिस्टम बोलते हो। ठीक है, तो इकोसिस्टम ऐसा है, पूरा अर्थ का हम एक इकोसिस्टम नहीं बोल रहे, हमने धरती पे जो है या आपके लैंड पे है उसको हमने टेरेस्ट्रियल बोल दिया, जो पानी में है हमने उसको एक्वाटिक इकोसिस्टम बोल दिया। तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं इकोसिस्टम को। तो वैसे ही हमने इकोसिस्टम को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। यहाँ तक समझ में आया क्या होता है आपका? तो बेटा नेचुरल में क्या होगा, नेचुरल में जो चीज़ नेचुरली एग्जिस्टिंग है, सो दोज आर नेचुरल, राइट। तो हम इकोसिस्टम को टू कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल, ecosystem. The second one, artificial. नाम से समझ में आ रहा है भैया, नेचुरली एग्जिस्टिंग वाला जो होगा वो नेचुरल इकोसिस्टम होगा। इकोसिस्टम तो अपन के समझ में आ गया, लेकिन नेचुरली क्या हो गया, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जिसमें क्या हो गया, नेचुरली एग्जिस्टिंग। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, नो ह्यूमन एफर्ट्स, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, या फिर एफर्ट्स, हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। अपने आप जो चल रहा है, जिस नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है, उसको आप नेचुरल इकोसिस्टम की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ये रेगुलेट कैसे होता है, रेगुलेटेड बाय सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म। खुद से रेगुलेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, सेल्फ रेगुलेटिंग है ये। सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म, ठीक है, हमने कुछ नहीं करना, अपने आप चलता रहेगा काम। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं आर्टिफिशियली क्या होगा बेटा, आर्टिफिशियली जो बनाया गया होगा, ऑब्वियसली आर्टिफिशियली मेड and maintained by humans। बनाया भी जाएगा, उसको मेंटेन भी यही रखेंगे, हम ही रखेंगे, हमें ही रखना पड़ेगा। अगर हमने बनाया है तो हमें उसके अन्नदाता है, तो हमें ही मेंटेन करना पड़ेगा। दैट मीन्स नो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, instead require human efforts for
इट्स सस्टेनेबिलिटी। अपने आप को बनाए रखने के लिए उसको ह्यूमन एफर्ट्स की नीड है, बिना उसके वो ख़त्म। एक्वेरियम लेकर आओ घर में, कुछ ख्याल मत रखो, सारी मछलियाँ मर जाएंगी उसमें, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है ना। आपको ऑक्सीजन की सप्लाई रखनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि आपने दो ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स को या फिशेस को ना रखा हो कि जिससे एक दूसरे को खा जाए। मैंने देखा है ना, अभी आप छोड़ते हो बिना सोचे, बिना फूड चेन के देखे, और उसके बाद में पता चलता है यार 3 डाली थी मैंने, अब तो 2 ही बची है, तीसरी गई कहाँ। तो वो फूड चेन चल रही है। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो नेचुरल को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें आपके क्या आ जाएंगे बेटा, डेजर्ट्स, आपके फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक में बेटा आपके क्या आ जाएंगे, पॉन्ड्स, लेक्स, मराइन एटसेट्रा। ये आपके यहाँ कैटेगरीज आ गई। ये क्या है, डेजर्ट क्या है, एक तरीके का इकोसिस्टम है। वही बात करी थी ना मैं, इकोसिस्टम क्या है, यूनिट है बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर जहाँ जहाँ पे लिविंग सिस्टम है उसकी एक एक यूनिट बांट दिया हमने, ठीक है। ये यूनिट इस एरिया की पर्टिकुलर यूनिट है। अब इकोसिस्टम, वहाँ का इकोसिस्टम क्या है, वहाँ के लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें, वो वहाँ का इकोसिस्टम है। तो डेजर्ट का क्या है, डेजर्ट वाला इकोसिस्टम, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट, ये सब यूनिट्स है ना, मिलके बायोस्फीयर बना रहे हैं पूरे। ऐसे ही आपने आर्टिफिशियली जो बनाया है उसके एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, एग्रो इकोसिस्टम, ये मैन मेड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, मैन मेड लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। आप क्या ले सकते हो बेटा, एक्वेरियम, जू, बोटेनिकल गार्डन्स, तो ये क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स हैं और जो इंसानों ने खुद बनाए हैं, ठीक है। क्रॉप फील्ड्स ये हमने खुद बनाए हैं और हमारे बिना रेगुलेशन के ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें उनको मेंटेन भी रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें क्या हैं आपकी, ये आ गई आपकी किस में, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में, ठीक। अब इसको रब करते हैं और हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के वो क्या क्या हैं, ठीक है। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट। नाउ लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, राइट। कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा इकोसिस्टम के, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैटेगरी है इन अ पर्टिकुलर एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब 2 कैटेगरीज हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है। उन्हीं को मिला के बेटा कॉम्पोनेंट्स बना दिए गए हैं। तो जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या हैं आपके, एक तो है बेटा बायोलॉजिकल फैक्टर, और दूसरा है बेटा फिजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में आपके आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें आ जाएंगे बेटा आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दे कंप्राइजेस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे बेटा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। यहाँ पर एग्जाम्पल, वहाँ भी एग्जाम्पल देखेंगे, चलो यहीं देखते हैं पहले। यहाँ बायोटिक फैक्टर्स में हम क्या लेंगे बेटा, हम 3 कैटेगरीज लेंगे, फर्दर इसको दोबारा डिफाइन करेंगे। पहली होगी हमारी प्रोड्यूसर्स की, देन विल सी कार्निवोर्स, सॉरी कंज्यूमर्स,
उसमें भी बेटा आपके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और आप फोर्थ ऑर्डर भी ले सकते हैं जो टॉप कार्निवोर्स होगा या कंज्यूमर होगा, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं बेटा डीकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स में हम किसको लेने वाले हैं? प्रोड्यूसर्स आपके प्लांट्स, दैट मीन्स ऑटोट्रॉफ्स, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स में आप हर्बीवोर्स को लेते हैं जो इनको खाते हैं, हर्बीवोर्स। सेकंड ऑर्डर में लेते हैं बेटा आप स्मॉल कार्निवोर्स को। थर्ड में आप लेते हैं बेटा लार्ज कार्निवोर्स को। और बेटा फोर्थ अगर लेना चाहते हैं तो उसमें आपके आ जाते हैं ओमनिवोर्स, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं बेटा आपके डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये कैटेगरीज आपकी हो गई बायोटिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब नॉन बायोटिक या नॉन लिविंग की, एबायोटिक की बात करें अगर हम, तो इसमें जो बेटा ऑर्गेनिज्म या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो क्या है आपकी? लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर, विंड, सॉइल, मिनरल्स। आप जितना बढ़ाना चाहें, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब यहाँ इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ होंगी? आपकी इस कैटेगरी में होंगी जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है। उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आप ये फिजिकल चीज़ें या फिजिकल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे, या हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया है। आप देख सकते हैं सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब इनको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। कैसे करेंगे? इसको रब करते हैं फिर से, पूरे ठीक से रब कर दूँ मैं, फिर देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये जो कंपोनेंट्स थे उनके बारे में थोड़ा और डिटेल्ड में पढ़ते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स को बेटा हमने कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ, ठीक है। हमने इसको कैटेगराइज किया 3 कैटेगरीज में। और आपका फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, सेकंड कंज्यूमर्स, थर्ड डीकम्पोजर्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? खाना। कंज्यूमर्स जो उसको कंज्यूम कर जाएंगे। डिकम्पोजर्स जो उसको डिकम्पोज कर देंगे। ये तो बड़ी कॉमन सी बात मैम ने बोल दी है ना, इसको समझ भी लेते हैं हम। प्रोड्यूसर्स क्या है बेटा? आपके जो भी जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, जिनको आप ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, लाइक दे आर यूजिंग रेडियंट एनर्जी। ये करते क्या हैं? दे प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फूड, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक substances with the help of radiant energy in presence of chlorophyll. माने क्या है कि हमने यहाँ पर क्या करा है? इनऑर्गेनिक का
इन ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस का यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड बनाया। ठीक है, ये फूड की प्रिपरेशन जो की थी वो हमने किसका यूज़ करके की थी? रेडिएंट एनर्जी, मतलब कि लाइट एनर्जी को यूज़ किया, सनलाइट की लाइट को यूज़ किया और हमने खाना बना लिया। हमने नहीं, देखो मैं नहीं हूँ ऑटोट्रॉफ, है ना, हम निकल जाता है मुँह से, ऐसे मत बोलना हाँ मैडम है ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ नहीं है, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो आपके ये जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म रेडिएंट लाइट एनर्जी का यूज़ करके फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसको लाइन में लिखने से बेहतर एक रिएक्शन की तरह लिखते हैं। आप इसको ऐसे देखो, हमने क्या करा है, हमने नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके क्या करा, ऑर्गेनिक फूड बनाया, ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर किया। और यहाँ पे जो यूज़ किया बेटा, रेडिएंट एनर्जी या लाइट एनर्जी यूज़ करी, लाइट एनर्जी का यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट ही इसको क्या करता है, आपके ट्रैप करता है और आपके सिंथेसाइज करता है NADPH या ATP, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं दोनों और ये चीज़ बन गई आपकी। तो ये फूड सिर्फ फूड आपका प्लांट्स के लिए नहीं होता, ये आपके सारे इकोसिस्टम के लिए है। तो आप बोल सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं दे बेसिकली आर दी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल सोर्स। ये क्या है बेटा, प्रोड्यूसर्स क्या हैं? You can consider these producers as nutritional source, nutrition source of all the ecosystems। सारे इकोसिस्टम के जो मेन न्यूट्रिशनल सोर्स है वो आपका प्रोड्यूसर है। यहीं से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, स्टार्ट होकर आपके फर्दर जाएंगे आगे, क्योंकि लाइट एनर्जी धूप का यूज़ करके खाना ये बना रहे हैं ऑर्गेनिक, बाकी सब उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिशनल सोर्स हैं आपके। ठीक है, फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स, कोई भी इकोसिस्टम उठा लो। दूसरी चीज़, ये बैलेंस करते हैं बेटा, बैलेंस द एटमॉस्फेरिक एयर या गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस को या एयर को आपके बैलेंस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बेटा, रेस्पिरेशन में आपके ये रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ले रहे हैं, वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और यहाँ ले रहे हैं। और बाहर से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आपके क्या कर रहे हैं, ये आपके एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कैसे कर रहा है, जो एरोबिकली रेस्पायर कर रहा है वो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है और एक्सेल आउट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे तो आपकी जो कॉम्पोजिशन है एयर की वो बिगड़ जाएगी। तो कोई तो है, कोई तो होगा, कोई है जो इस कार्बन को, इसकी परसेंट को बैलेंस कर पाए। तो वो रिएक्शन है आपकी फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, और परफॉर्म कर रहे हैं आपके प्रोड्यूसर्स। सो यू कैन गिव दिस क्रेडिट टू दीज, सॉरी तुतला गई मैं, यू कैन गिव दिस क्रेडिट टू दीज प्रोड्यूसर्स। व्हाट क्रेडिट, ये बैलेंस करने का, एटमॉस्फेरिक एयर को या गैसेस को जो बैलेंस करके रख रही है वो आपके प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, क्लैप फॉर देम। उसके बाद आते हैं आपके बेटा कंज्यूमर्स। यहाँ तक समझ में आई ये चीज़? कंज्यूमर्स कितने थे आपके, कंज्यूमर्स की बात की थी बेटा। कंज्यूमर्स हैं आपके पहले जो थे हमारे, हमने रखा था फर्स्ट या प्राइमरी या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स में आपके कौन आते हैं, हर्बीवोर्स। कौन आते हैं बेटा, हर्बीवोर्स। इसमें आते हैं आपके हर्बीवोर्स या फिर कंज्यूमर्स की बात करते हैं। कंज्यूमर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। डायरेक्टली कैसे हैं, हर्बीवोर्स डायरेक्टली खा रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे तो वो इनडायरेक्टली हो गया, है ना। ये नहीं होंगे तो ये जिंदा नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो आपके कार्निवोर्स किसको खाएंगे, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली हो गया, है ना। तो ये क्या है आपका हर्बीवोर्स। जो आपके फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स हैं दे आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जितने भी आपके ग्रेजिंग एनिमल्स हैं,
एग्जाम्पल ग्रेजिंग, जो चरते हैं, है ना, घास, आपके काऊ, हॉर्स, आपके बफेलो, अरे बफेलो की स्पेलिंग लिख दी मैंने गलत, पता नहीं क्या लिख रही हूँ मैं, बफेलोज एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या हो गया आपके डियर, मतलब जो भी हर्बीवोर्स हैं वो यहाँ इस कैटेगरी में आप रख दें। वो क्या होते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर्स हैं, वो सॉरी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना, ये उसको खा रहे हैं, तो कंज्यूमर्स हो गए। तो हर्बीवोर्स कम्स इन फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर में कौन आएंगे आपके, सेकेंडरी या सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। बेटा इसमें आते हैं आपके स्मॉल कार्निवोर्स। इसमें कौन आते हैं, स्मॉल कार्निवोर्स। स्मॉल कार्निवोर्स आ गए आपके। स्मॉल कार्निवोर्स माने स्नेक, बैट्स, फ्रॉग, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है ना, जो इन किस पे फीड कर रहे हैं, फ्रॉग भी ले लो आप इसी में। सो दीज कम इन सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स, जो कि स्मॉल कार्निवोर्स हैं, छोटे छोटे जानवर हैं जो, और जो आपके मीट को, कार्निवोर्स कौन होते हैं बेटा, जो फीड करते हैं मीट पे, है ना, जिनका कोई वेजिटेशन से मतलब नहीं है, वो शाकाहार नहीं होते, ये शाकाहारी हैं, ये मांसाहारी हैं, छोटे छोटे वाले मांसाहारी। उसके बाद आता है बेटा आपका टर्शरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर में बेटा आपके आते हैं लार्ज कार्निवोर्स। लार्ज कार्निवोर्स, लार्ज कार्निवोर्स अपने राजा, जंगल के राजा, है ना, इसमें आ जाएंगे टाइगर, लायन, वुल्व्स एक्सेट्रा। ये सारे कहाँ आ जाएंगे बेटा, लार्ज कार्निवोर्स में, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर में। ठीक है, ये इनको खा जाते हैं, ये इनको खाते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा आपके फोर्थ में, आप रखना चाहें, अच्छा यहाँ पर ना एक कैटेगराइजेशन है, जैसे इनको जो आपके प्रे पे आपके हंट करके या हंटिंग करके खा रहे हैं, उनको प्रीडेटर्स बोलते हैं बेटा। प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स किसको कह रहे हैं बेटा, ये जो थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स हैं, उन्हीं में जो हंटिंग करके खा रहे हैं या मार के खा रहे हैं जानवरों को, वो आपके हो जाते हैं प्रीडेटर्स। दूसरी कैटेगरी है बेटा स्कैवेंजर्स की, इसको याद रखना है आपने। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, हंटिंग नहीं करते, ये डेड एनिमल्स को खा रहे हैं। कोई जानवर मरा पड़ा है तब खाएंगे, मार कर नहीं खाएंगे, हंटिंग नहीं करते। जैसे आपके वल्चर, ठीक है, वल्चर इंतजार करेगा मरने का, ठीक है, मर गया जानवर, खा लिया, मरी हुई डेड बॉडी पड़ी है, खा ली उसको, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स में नहीं आएंगे, भी डिकम्पोजर्स में आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये भी तो मरी हुई चीज़ें खा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या खा रहे हैं, स्कैवेंजर्स हैं, ये किस पे फीड कर रहे हैं, फीड ऑन डेड एनिमल्स। ये क्या कर रहे हैं बेटा, प्रीडेटर्स क्या कर रहे हैं, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जिनको प्रे कहा जाता है इनका, है ना, प्रे है इनके, उनको मारते हैं और खा जाते हैं। तो प्रीडेटर्स और स्कैवेंजर्स थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स में आते हैं। स्कैवेंजर्स वो हैं जो आपके कंज्यूम तो कर रहे हैं मीट को, लेकिन डेड बॉडी के ऊपर, ये डेड करके उसको कर रहे हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आपके लास्ट में आ जाते हैं कौन, आपके ओमनिवोरस। ओमनिवोर्स ये बेटा फीड करते हैं दोनों पे, फीड ऑन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स और मीट एज वेल एज मीट, ठीक है। इसमें कौन आ जाते हैं बेटा, एग्जाम्पल में ह्यूमंस, बेयर एटसेट्रा। हनी भी खा रहा है और ऐसे शिकार भी कर लेता है ना। उसके बाद आते हैं बेटा डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या है, डीकम्पोजर्स क्या हैं बेटा, ये हैं आपके ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं बेटा, बैक्टीरिया और फंगाई, बैक्टीरिया और फंगाई। ये क्या करते हैं, सड़ा हुआ खाना, ये सड़ा रहे हैं, खाना कैसे सड़ रहा है, डेड बॉडी कैसे सड़ रही है, उसके बाद कंकाल रह जाता है और ख़त्म सब कुछ, कैसे, तो वो यही हैं।
तो अब इसमें और स्कैवेंजर में क्या फ़र्क है, ये भी तो खा जा रहे हैं डेड बॉडी को, वो भी खा जा रहे हैं डेड बॉडी को, लेकिन फ़र्क इतना है, ये भी फीड कर रहे हैं ऑन डेड एंड डिकेइंग, सड़ा और गला हुआ, रिमेन्स, वेस्ट एंड डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं बेटा इनऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, एंड देन मिक्स विद सॉइल। क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक को खा रहे हैं और उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इनऑर्गेनिक फॉर्म नीचे आपकी मस्त आराम से सॉइल को मिल जाएगी, फर्टिलिटी हो जाएगी, वो प्लांट लेंगे, प्लांट को हार्बीवोर्स लेंगे, हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स लेंगे, उनको ओमनीवोर्स लेंगे, उसके बाद उनको जो सब हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब, जब ये मर जाएंगे तो उनको डिकम्पोजर्स खा लेंगे और दोबारा से सॉइल में दे देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर्स का काम है, मिनरलाइज, डीमिनरलाइज करना है ना, मिनरलाइज करना है, डीमिनरलाइज नहीं है वैसे। तो डिकम्पोजर्स का समझ में आ गया क्या काम है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये रिसाइकलिंग नहीं कर रहे, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं बेटा, आपके रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अवर डिकम्पोजर्स, जो कि होते हैं बैक्टीरिया और फंगस, जो सड़ा रहे हैं चीज़ें, वो यही दोनों हैं, समझ रहे हो। उसके बाद अगर ये नहीं हुए तो बताइए कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, ठीक है, किसी की डेथ हो गई, वो बॉडी पड़ी ही रहेगी ऐसे, ना वो सड़ेगी ना गलेगी, बस पड़ी है ऐसे, तो कभी भी कुछ चीज़ रिसाइकल्ड हो पाएगी, हमारे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल्ड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कोई भी चीज़ रिसाइकल्ड हो ही नहीं पाएगी, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल्ड नहीं हो पाएंगे। तो डिकम्पोजर्स को होना बहुत ज़रूरी है, इनकी एब्सेंस में आपकी न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बैलेंस है इकोसिस्टम में वो खराब हो जाएगा। वी विल लॉस्ट दैट बैलेंस इन इकोसिस्टम बिकॉज of this particular type या कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स, समझ रहे हो। डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिया कैसे जिया, लेकिन उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये यहाँ पर हो गया आपका एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई है, थक जाते हैं ना। तो यहाँ आपका कंप्लीट हुआ बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स। थोड़ी सी बात एबायोटिक की करते हैं और लेक्चर अपना एंड करते हैं। सो लेट मी रब दिस, और फिर हम एबायोटिक फैक्टर्स को देख के और अपना लेक्चर एंड करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, राइट। तो हम बात करेंगे अब एबायोटिक कंपोनेंट्स की बेटा। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, लाइट। लाइट कौन सी लाइट बेटा, सनलाइट। ये नहीं कि लाइट जला ली मैंने, यही वाली इंपॉर्टेंट है लाइट। सनलाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट एनर्जी या फिर रेडिएशन एनर्जी। बेटा ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो न्यूट्रिशनल सोर्स है, मेन या प्राइमरी न्यूट्रिशनल सोर्स फॉर ऑल द इकोसिस्टम इज व्हाट, द प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर किसका यूज करके खाना बना रहे हैं, इनका, है ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। तो इसको बोल देंगे आप प्राइमरी सोर्स है, ये आपका प्राइमरी सोर्स है बेटा एनर्जी का, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, लाइट, है ना। जैसे आजकल निब्बा निब्बी चल रहा है, बड़ा बच्चे बड़ा आशिकियाँ लड़ा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी सोर्स होती हैं उनकी निब्बियाँ, निब्बे, है ना। वो नहीं करने अपने को वो नहीं करना, नहीं। प्राइमरी सोर्स लाइट ही रहेगा, सनलाइट, जादू बनो, धूप धूप करते हुए एनर्जी आ गई। लाइट हो गया आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, आप नहीं, ऑटोट्रॉफ्स यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। used in photosynthesis by autotrophs, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है आपका टेम्परेचर।
टेम्परेचर रेगुलेट करता है एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रेगुलेट्स दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आपको कोई भी प्राणी कहीं भी नहीं मिलता, उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर है भाई काम करने का। उसके बाद बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हो तो ये किसको प्रमोट करता है, डाइवर्सिटी को, प्रमोट्स डाइवर्सिटी, समझे। उसके बाद आप बात कर लीजिए हवा की, एटमॉस्फेरिक एयर या फिर आपके गैसेस, बेसिकली गैसेस की बात कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा नाइट्रोजन, 78% है, कितनी है, 78% है, राइट। ये किसके लिए ज़रूरी है बेटा, नीड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नीड फॉर द ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स ही तो बेटा, प्रोटीन किससे बनी, नाइट्रोजन इसका मेन, मतलब नाइट्रोजन आपको दिख रहा है ना वहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है नहीं, तो नाइट्रोजन दिख रहा है, तो ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म तो ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे दी जाती है, प्लांट को कैसे दी जा रही है बेटा, प्लांट को दी जा रही है आपकी प्रोवाइडेड, नहीं रुको, कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपके इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपकी इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके और प्लांट को जो प्रोवाइड करते हैं इस नाइट्रोजन को, वो कौन है, बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल आपके राइजोबियम या एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरियम, ये क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड plants the organic form of एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि इनऑर्गेनिक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की इनऑर्गेनिक फॉर्म को प्रोवाइड कराते हैं आपके प्लांट्स को, ये बैक्टीरिया, ठीक है। बड़ी ज़रूरी है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ऑक्सीजन नीड फॉर रेस्पायरेशन, कितनी परसेंट में बेटा, 21। कार्बन डाइऑक्साइड नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका पर्सन कितना है, 0.04 to 0.05 प्रेजेंटली, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये एटमॉस्फेरिक एयर या गैसेस है, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद बेटा आप बात कर लो किसकी, जल की, वाटर, वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है भाई पानी, वेरी एसेंशियल फैक्टर। क्या क्या कर रहा है ये आपके हाइड्रेट रख रहा है आपको, है ना, बहुत सारा आप ब्लड को उठा लो अपना, आपके ब्लड में 55% प्लाज्मा का 95% वाटर, तो आपको तो पानी चाहिए। आपको आंसू बहाने, है ना, वही निब्बी आंसू बहाने, हमें आंसू बहाने हैं तो हमें पानी चाहिए, तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है पानी। फिर हमारी बॉडी को, उसके बाद सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड में तो भैया ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, प्लांट्स में भी आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। भाई ट्रांसपायरेशन हो रहा है प्लांट में, है ना, ग्रेटेशन प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, वहाँ क्या है कर रहे हैं, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेशन टू हाइड्रेट बॉडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है भैया पानी का। उसके बाद आपका है विंड बेटा, हवा बड़ी ज़रूरी है किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, है ना, प्लांट में पॉलिनेशन क्या हो रहा है, आपका मेल जो आपका पॉलिन ग्रेन है, मेल गैमेटोफाइट है प्लांट का, वो फीमेल तक कैसे हवा के थ्रू भी पहुंच रहा है उस प्रोसेस को, या फिर हवा नहीं कोई भी चीज़, तो आपकी जो पॉलिनेशन जो उसका ट्रांसफ़र है ना फीमेल बॉडी तक पहुंचने तक, फीमेल पार्ट तक प्लांट के या फ्लावर के, उसको कहते हैं पॉलिनेशन, है ना। तो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं ये, एंड सीड डिस्पर्जल में भी विंड आपका हेल्प कर रहा है। तो ये आपके हो गए बेटा कुछ
एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोसिस्टम का पार्ट है और किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसकी बात हुई। तो आज का चैप्टर में हमने इकोसिस्टम पढ़ा, इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, उनकी कंपोनेंट्स पढ़े और यहाँ कंपोनेंट्स एंड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट द ट्रॉफिक लेवल्स, विल टॉक अबाउट फूड चेन, फूड वेब, और अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं हुआ तो विल टॉक अबाउट द बायोमैग्निफिकेशन या एनर्जी फ्लो की, उसका अलग ही बनाएंगे फिर, ठीक है। थोड़े छोटे लेक्चर रखेंगे और 4-5 वीडियो में आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। आई होप समझ में आया हो आपके। पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।